Hey, I welcome you all on our own YouTube channel Science Studies Class 10th। पिछले लेक्चर में हमने फॉरेस्ट सोयल के बारे में जाना था और साथ ही सोयल इरोजन का टॉपिक शुरू किया था। अब हम कल हमने जाना कि सोयल इरोजन क्या होता है और किन किन कारणों से होता है। सोयल इरोजन के दो रीजन्स होते हैं मेनली, ह्यूमन रीजन एंड नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन होते हैं रनिंग वाटर, विंड और जो ग्लेशियर पिघल जाते हैं वो। उसी के साथ में जो ह्यूमन रीजन्स रहेंगे वो है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, साइंटिफिक एग्रीकल्चरल, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके बाद में अब हम जानेंगे जो दो मेन रीजंस है सोयल इरोजन के, यानी कि दो दो टाइप्स हैं जो कि है गली इरोजन एंड शीट इरोजन। सबसे पहले हम गली इरोजन के बारे में जानेंगे। The rainwater, when moves down on an uneven landscape away the soil and form deep channels called gullies. This type of erosion is called gully erosion. गली इरोजन क्या होता है कि जब रेन वाटर आता है हैवी फ्लो के साथ आता है तो वो लैंड को अपने लैंड की जो ऊपरी सतह होती है उसको अपने साथ ले जाता है। मतलब कि इतना जो है यहाँ ये लैंड का टुकड़ा मान सकते हैं हम। यहाँ से जो हैवी वाटर आएगा तो यहाँ बीच में से या फिर कहीं और से एक चैनल क्रिएट करेगा, यानी कि एक डीप चैनल क्रिएट करेगा, गहरा गड्ढा सा कर देता है और आगे तक उस सोइल को बहा ले जाता है अपने साथ, जिसे कि क्या फॉर्म होती है, गलीज फॉर्म होती है। और इस टाइप के इरोजन को हम गली इरोजन कहते हैं। हम इसको इस फोटो में भी समझेंगे कि ये जो हैवी वाटर की वजह से ये जो फॉर्म हुआ है डीप चैनल, इसे हम गली कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये जो फॉर्म हुआ है ये गलीज हैं। और अब इसी के साथ में हमारा एक और टॉपिक है जुड़ा हुआ है गली इरोजन के साथ, वो है बेडलैंड का। कि अ लैंड विच इज ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय गलीज इज कॉल्ड बेडलैंड। अ बेडलैंड इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्या होता है कि जैसे ये गलीज फॉर्म हुई, इसी के साथ में जो हैवी वाटर फ्लो है इसको, जो लैंड है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक कर देता है, जैसे कि ये यहाँ पे ब्रोक होया हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं, हम बेडलैंड कहते हैं। और इसी बेडलैंड को जो चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन में रेवाइंस कहा जाता है। रेवाइंस कहाँ पे कहा जाता है, रेवाइंस चंबल बेसिन में। चंबल का जो एरिया है वहाँ पर रेवाइन कहा जाता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे शीट इरोजन के बारे में। तो शीट इरोजन समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। The water takes away the topsoil. This type of erosion is called sheet erosion. अब शीट इरोजन क्या होता है, इसमें क्या कई बार मान लो ये लैंड का टुकड़ा है, यहाँ पर कोई ट्रीज थे या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ की गई है जिससे कि ये जो लैंड है यहाँ से ढीली हो गई है, बिल्कुल ढीली हो गई है टॉप सॉइल। और जैसे ही हैवी विंड्स आएंगी वो इस टॉप सॉइल को उड़ा ले जाएगी अपने साथ में, और यहाँ पे जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है कि शीट्स ही बना देते, शीट्स सी बना छोड़ जाती है और जो टॉप सॉइल होती है उसे उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है। तो ऐसी जो ये शीट्स बन जाती है ये अनफर्टाइल कर देती है लैंड को, और इसी इरोजन को हम शीट इरोजन कहते हैं। सोइल इरोजन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सोइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। कि पहला है काउंटोर प्लोइंग। काउंटोर प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग अलोंग द काउंटोर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब इसमें क्या होता है कि प्लोइंग की जाती है काउंटोर लाइंस के, ये जो काउंटोर लाइंस है यानी कि आउटलाइन क्रिएट कर दी जाती है और उसी के अंदर जो है क्रॉपिंग की जाती है। अब ये जो काउंटर लाइंस होती है ये वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे कि यहाँ से वाटर जा रहा है ये, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पर काउंटर लाइंस क्रिएट की गई है। तो जैसे ही ये वाटर जाएगा तो यहाँ पे ये काउंटर लाइन से जैसे ही भिड़ता है तो वो स्पीड को डिक्रीज कर देता है, वाटर फ्लो की स्पीड को डिक्रीज कर देती है ये काउंटर लाइंस, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होती। उसके बाद में सेकंड है टेरेस फार्मिंग।
टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। अब इसमें क्या होता है कि स्लोप्स पे टेरेसेस, छोटे छोटे स्लोप्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, यानी कि टेरेसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं पूरी हाइट के। जो मान लो ये जो एक माउंटेन है, यहाँ पर अगर कल्टीवेशन करनी है हमें, अगर डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं तो वाटर जो आएगा यानी कि रेनफॉल होगी तो यहाँ से पूरी फर्टाइल लैंड को भी जो सोइल होती है उसको बहा ले जाएगी, और ना ही हम उसे रोक सकेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं लगी हुई है। जैसे वाटर आएगा वो इसको बहा ले जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ टेरेसेस क्रिएट कर दें, यानी कि कुछ स्टेप्स बना दें, उससे क्या होता है कि स्पीड स्लो की हो जाती है वाटर की, और उससे सोइल इरोजन को हम बचा सकते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर आएगा जो कि स्लो करता जाएगा। जैसे जैसे वाटर नीचे जाएगा वो स्लो करते जाएगा स्पीड को वाटर की, और साथ में ये एब्जॉर्ब भी करते जाएंगे वाटर को। अब ये जो क्रॉपिंग होती है ये बाइंड कर कर रखती है सोइल को, जिससे कि सोइल इरोजन नहीं होती। उसके बाद में है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। जो फील्ड्स होते हैं उनको स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि ये कर रखे हैं। यहाँ पे अलग क्रॉप है, फिर यहाँ पे अलग क्रॉप है। उसके बाद में स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक तो ये मान लो हम फील्ड बनाते हैं, एक ये फील्ड है तो यहाँ पर स्ट्रिप्स क्रिएट कर दी जाती है अलग अलग, जिसमें कि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। जिसके मान लो कि किसी की हाइट ज़्यादा होगी, फिर किसी की कम हाइट होगी, कोई ज़्यादा डेंस होगा, कोई कम डेंस होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। और इन्हीं क्रॉप्स की वजह से क्या होता है कि जो विंड की स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती सोइल को, जिसकी वजह से सोइल इरोजन कम होता है। और साथ में ये जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं ये बाइंड करके भी रखती हैं सोइल, टॉप सोइल को, जिससे कि सोइल इरोजन नहीं होता। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है शेल्टर बेल्ट्स, यानी कि प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। अब मान लो ये हमारा एक फील्ड है, एकदम से यहाँ पे जो हैवी फ्लो से या तो वाटर या फिर विंड आएगी तो वो यहाँ पे जो टॉप सॉइल है उसको पूरी को उड़ाकर कहीं और ले जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे हम इस फील्ड पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर पे ट्रीज ग्रो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस ट्रीज ग्रो कर देते हैं हर जगह पे। तो उससे क्या होगा कि जो विंड आएगी या फिर वाटर आएगा उसके जो स्पीड होगी यहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचने पर कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो उस वजह से क्या होगा कि जो टॉप सॉइल होगी उसे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। जैसे इसमें दिखा रखा है कि यहाँ पर जो बॉर्डर पर ट्रीज बना दिए जाते हैं, जिससे कि जो विंड हैवी फ्लो से विंड या फिर वाटर आ रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए और सोइल इरोजन ना हो। It's all about our chapter resource and development. Hope you understood each and every point and enjoyed this chapter. Thank you and have a nice day.